सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक आम रिटेल इन्वेस्टर और मार्केट के टॉप 1% हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिन्हें हम एचएनआईज कहते हैं, उनके बीच आखिर क्या फर्क होता है? आज हम इन्हीं वेल्थ बिल्डिंग सीक्रेट्स को डीमिस्टिफाई करने वाले हैं, वो भी प्योर डेटा और प्रूवन स्ट्रैटेजीज के साथ। तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि ये टॉप 1% लोग आखिर अपना पैसा मैनेज कैसे करते हैं। आपको क्या लगता है, इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? पहला ख्याल तो यही आएगा ना कि भाई उनके पास बैंक बैलेंस ज्यादा है। लेकिन सच बताऊं, सच्चाई कुछ और ही है। असली डिफरेंस अकाउंट में रखे पैसों का नहीं है, बल्कि एक कमाल के साइकोलॉजिकल माइंडसेट का है। पैसे को देखने का उनका जो नजरिया है ना, वही एक आम इन्वेस्टर को एक वेल्थ क्रिएटर से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। आज हम इस एक्सप्लेनर में 5 मेन चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, टॉप 1% का माइंडसेट। दूसरा, एक रिजिलियंट पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तीसरा, गोल्ड और सिल्वर की असलियत। चौथा, थीम वर्सेस नैरेटिव। और आखिरी, कॉमन इन्वेस्टमेंट ट्रैप्स जिनसे बचना जरूरी है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द टॉप 1% माइंडसेट। आखिर ये वेल्दी लोग मार्केट गिरने पर पैनिक क्यों नहीं करते? देखिए, एक टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि उनकी ग्रोथ बिल्कुल एक सीधी लाइन में ऊपर जाएगी, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरता है, बस पैनिक शुरू। पर वहीं एक एचएनआई माइंडसेट बिल्कुल अलग, एकदम ऑब्जेक्टिव ड्रिवन होता है। वो मेंटली पहले दिन से तैयार होते हैं कि बॉस, किसी भी वक्त पोर्टफोलियो में 20% का डिप आ सकता है। ये जो मेंटल रिजिलियंस है ना, यही उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाती है, जबकि बाकी लोग डर के मारे मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। इसे एकदम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। याद है अप्रैल 2020, जब मार्केट अचानक करीब 35% गिर गया था? तब एक सीनियर आईटी एग्जीक्यूटिव अपना सारा पैसा निकालने का मन बना चुके थे। उनका 100 रुपये का पोर्टफोलियो गिरकर बस 65 रुपये पर आ गया था। लेकिन उन्होंने पैनिक में आकर सेल करने के बजाय अपना प्री डिसाइडेड फ्रेमवर्क निकाला और दोबारा पढ़ा। उसमें साफ लिखा था कि ऐसी सिचुएशन में आखिर क्या करना है। तो उन्होंने अपना पैसा नहीं निकाला, और गेस कीजिए आज क्या हुआ? वही 65 रुपये का पोर्टफोलियो आज बढ़कर करीब 300 रुपये हो चुका है। मतलब पहले से तैयार किया गया प्लान ही आपको पैनिक से बचा सकता है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, एक रेजिलिएंट पोर्टफोलियो बनाना। ये सिर्फ स्टॉक्स चुनने से कहीं आगे की बात है। एक मजबूत पोर्टफोलियो में हर एसेट क्लास का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। जैसे इक्विटी, ये आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंजन है। गोल्ड आपको इन्फ्लेशन यानी महंगाई से बचाता है। डेट और रियल एस्टेट आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देते हैं, एक एंकर की तरह। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कैश। ये लोग करीब 5 से 10% हिस्सा हमेशा कैश में रखते हैं, ताकि जब भी मार्केट अचानक गिरे तो इस कैश को एम्यूनिशन की तरह यूज करके सस्ते वैल्यूएशंस पर बढ़िया इन्वेस्टमेंट्स की जा सकें। एक बहुत ही हैरान करने वाली स्टोरी सुनाती हूँ। एक इन्फोसिस एम्प्लॉई ने साल 2006 में करीब 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, और वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा पैसा ऐड करते गए। और पिछले 12 सालों में तो उन्होंने 1 रुपया भी नया ऐड नहीं किया। लेकिन आज उनका वो पोर्टफोलियो 32 करोड़ का हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे, रिटर्न्स तो 20-25% आए होंगे। बिल्कुल नहीं, उनका ग्रोथ रेट सिर्फ 12% रहा है। ये क्लियर प्रूफ है कि अनरियलिस्टिकली हाई रिटर्न्स के पीछे भागने से कहीं बेहतर है कि आप चुपचाप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहें। अगर आपका होराइजन 5 से 10 साल का है, तो एक टिपिकल एचएनआई एलोकेशन कुछ ऐसी दिखती है। 60% इक्विटी, 15% डेट, 15% गोल्ड और 10% कैश। एक और पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है, इस इक्विटी के हिस्से में से कुछ पोर्शन ग्लोबली एलोकेटेड होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा इंडियन रुपी हर साल लगभग 3.5% से 4% डेप्रिशिएट होता है। तो ग्लोबल इक्विटी आपको इस करेंसी डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट एक बहुत सॉलिड हेज देती है। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, गोल्ड और सिल्वर को समझना। यहाँ हम इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के फर्क को क्लियर करेंगे। देखिए, ज्वेलरी पहनने का जो एक इमोशनल प्राइड है और गोल्ड ईटीएफ्स की जो फाइनेंशियल एफिशिएंसी है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कंज्यूम्ड गोल्ड यानी ज्वेलरी जब भी आप बेचने जाएंगे ना, तो मेकिंग चार्जेस और बाकी डिडक्शंस मिलाकर आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वैल्यू का करीब 30% तक नुकसान वहीं हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ होता है इन्वेस्टेड गोल्ड यानी गोल्ड ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स। यहाँ आपकी 100% इन्वेस्टमेंट वैल्यू बरकरार रहती है और चोरी होने या लॉकर में रखने का झंझट भी बिल्कुल नहीं होता। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या सिल्वर भी गोल्ड की तरह ही वेल्थ क्रिएट करता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, सिल्वर फंडामेंटली एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है।
माना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डेटा सेंटर्स में इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, लेकिन अगर सिल्वर एक लिमिट से ज्यादा महंगा हो गया ना, तो मैन्युफैक्चरर्स सिंपली इसका कोई सस्ता ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। इसका मतलब है सिल्वर का प्राइस एक पॉइंट पर आकर कैप हो जाता है। तो इसे गोल्ड की तरह एक लिमिटलेस कंपाउंडर मानना एक बहुत बड़ी भूल होगी। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4, थीम वर्सेस नैरेटिव इन्वेस्टिंग। असली स्ट्रक्चरल बदलाव और सिर्फ 2 दिन की हाइप के बीच फर्क समझना। तो नैरेटिव इन्वेस्टिंग दरअसल वो है जब आप रोज की न्यूज़ या सोशल मीडिया की किसी शॉर्ट टर्म हाइप पर रिएक्ट करके तुरंत अपने पैसे लगा देते हैं। दूसरी तरफ थीमैटिक इन्वेस्टिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म बजट्स, नई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स या स्ट्रक्चरल पॉलिसी शिफ्ट्स को समझकर अगले 10-20 साल के लिए इन्वेस्ट करना। वेल्दी लोग कभी भी इस डेली न्यूज़ साइकिल के पीछे नहीं भागते, वो बस थीम्स प्ले करते हैं। आइए इसे रियल लाइफ से जोड़कर देखते हैं। एक बार मार्केट में न्यूज़ आई कि एलपीजी सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो गई है। बस फिर क्या था, लोगों ने पैनिक में इंडक्शन कुकटॉप्स खरीदने शुरू कर दिए। उस एक न्यूज़ की वजह से कुकटॉप बनाने वाली कंपनीज के स्टॉक्स में छोटा सा उछाल आ गया। ये होता है एक टिपिकल नैरेटिव। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, 2022 के बाद से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने अपने डॉलर्स कम करके लगातार गोल्ड अक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया है। ये एक मॉन्यूमेंटल मल्टी डेकेड शिफ्ट है, यानी एक मैसिव थीम है जो फ्यूचर में सच में वेल्थ बनाएगी। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, कॉमन इन्वेस्टमेंट ट्रैप से बचना। ये वो जगह है जहां अक्सर एक आम इन्वेस्टर का पैसा डूबता है। बिल्कुल ब्रूटल सच्चाई ये है कि आजकल 90% फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के पास खुद का कोई रियल मार्केट एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, पर्सनल फाइनेंस के बेसिक्स सिखाने तक तो सोशल मीडिया ठीक है, लेकिन जब बात टैक्टिकल बाय एंड सेल एडवाइस की आती है ना, तो वहां उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना एक रेसिपी फॉर डिजास्टर है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, यानी बुल मार्केट में, तो लगता है इनकी हर टिप काम कर रही है, पर असली टेस्ट तब होता है जब मार्केट गिरता है, और तब यही टिप्स सबसे भारी नुकसान करवाती हैं। एक और बड़ा ट्रैप है सेलिब्रिटीज को अनलिस्टेड स्टार्टअप्स में ब्लाइंडली फॉलो करना। अक्सर होता क्या है, हम देखते हैं कि किसी बड़े मूवी स्टार या क्रिकेटर ने किसी अनलिस्टेड फूड डिलीवरी या टेक कंपनी में पैसा लगाया और हमें लगता है कि हमें भी वही पैसा लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ कैच है, वो इन्वेस्टमेंट उस सेलिब्रिटी की टोटल वेल्थ का शायद आधा % भी नहीं होता। इस स्पेक्युलेटिव हाइप में आकर जिन लोगों ने ब्लाइंडली अनलिस्टेड स्टॉक्स खरीदे थे, उनमें से कई आज 40 से 50% डाउन चल रहे हैं। ये रिटेल कैपिटल के लिए बहुत बड़ी चोट है। जैसे जैसे पोर्टफोलियो का साइज बढ़ता है, कुछ लोग पीएमएस या एआईएफ्स जैसे हाई टिकट आइटम्स की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन एचएनआई प्लेबुक का यहाँ भी एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रूल है, 10% रूल। ये हाई टिकट इन्वेस्टमेंट्स किसी भी हालत में आपके टोटल पोर्टफोलियो के 10% से ज्यादा क्रॉस नहीं करने चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि बाय चांस अगर एक फंड मैनेजर का डिसीजन गलत भी हो जाए, तब भी पोर्टफोलियो का बाकी 90% हिस्सा उस नुकसान को बैलेंस कर ले और आपके वेल्थ कंपाउंडिंग का सफर कभी रुकने ना पाए। तो घुमा फिरा के हम इस पूरे एक्सप्लेनर की सबसे कोर फिलॉसफी पर आ चुके हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन सिर्फ कल का है या अगले हफ्ते की किसी न्यूज़ का है, तो आप नॉइज में फंसी जाएंगे। लेकिन जब आपका नज़रिया अगली जनरेशन के लिए वेल्थ बिल्ड करने का होता है ना, तब ये सारे शॉर्ट टर्म पैनिक और रोज़ की ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए कंप्लीटली इररेलेवेंट हो जाती हैं। बिलीव इट और नॉट, यही वो एकलौता सीक्रेट है जो सच में मल्टी जनरेशनल वेल्थ सिक्योर करता है। तो इसी आखिरी थॉट के साथ हम इस इन डेप्थ एक्सप्लेनर के एंड पर आ गए हैं। खुद से बस ये एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आपका बनाया हुआ फाइनेंशियल प्लान सच में एक लाइफ लॉन्ग वेल्थ मशीन है, या बस रोज बदलने वाले नैरेटिव्स पर रिएक्ट करने का एक जरिया? टॉप 1% का हिस्सा बनने के लिए आपका निशाना हमेशा लंबा होना चाहिए। इस नए नजरिए को समझने के लिए और अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।